मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं और रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यहाँ पीने में बहुत स्वाद आता है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपने तू लगा लेना है भारत माँ, मुझे छाती से अपने तू गले लगा लेना है भारत माँ। मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। नमस्कार साथियों, चर्चित चेहरा कार्यक्रम के अंतर्गत मैं ऋचा सिंह एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए चेहरे के साथ। हम एक सीरीज चलाते हैं जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे नए नए लोगों को लेके आते हैं ताकि हम आप सभी को बहुत सारी नई बातें सिखा सकें, बता सकें कि हमारे सतना में कैसे कैसे नए नए चेहरे हैं जो चर्चित हैं और जिनका अपना एक मुकाम है। आज हमारे साथ जो हैं वो किसी चर्चा या किसी नाम के मोहताज तो नहीं है, बहुत सारे लोग इन्हें जानते भी हैं और बहुत पहले से मैं भी इन्हें जानती हूँ। तारक सर आज हमारे बीच हैं और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका कि आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ पर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपका शुरुआती जीवन कैसा था। आप आर्मी मैन थे, आपने आज खुद की सिक्योरिटी फोर्स है आपकी एक, लेकिन आपका जीवन जो बचपना था वो कैसा था सर? जय हिंद। सबसे पहले विशाल खबर और ऋचा सिंह जी जो हमारी छोटी बहन है, आप दोनों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस इतने बड़े मंच पर कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हूँ मैं, मेरे बारे में कुछ पूछा गया है। बहुत ही सामान्य परिवार से और ग्रामीण अंचल में मेरा जन्म हुआ है, मुकाम पोस्ट कटाह में, और शिक्षा दीक्षा वही गवर्नमेंट शासकीय विद्यालय में मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद ईश्वर की कृपा, एक छोटी सी कहानी है, भारतीय सेना की चर्चा हुई तो मैं वो कह देना चाहता हूँ कि 1999 में जब कारगिल युद्ध लगा हुआ था तो मैं एक गांव गया हुआ था, बकिया गांव है। वहाँ पर एक ब्रिज पर जो पुल बना हुआ है वहाँ पर एक सैनिक जिनका रिकॉल हुआ था, वो जा रहे थे पुनः युद्ध के लिए, छुट्टी आए हुए थे, उनका रिकॉल हुआ था, वो गए हुए थे। तो मैंने जब उनको देखा वहाँ पर, और मैं भी वहाँ से वापस आ रहा था अपने गाँव, तो वो ब्रिज में मैं भी खड़ा हुआ था कि मुझे कुछ वाहन मिल जाए, वो भी किसी वाहन की तलाश में थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया ऐसा कि भाई साहब कैसे आप, तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा है और युद्ध लगा हुआ है और हमें वापस जाना पड़ रहा है। वहाँ से एक प्रेरणा ऐसा लगा कि हमें भी देश की सेवा में जाना चाहिए, और एक ये कनेक्शन हमारा ईश्वर के पास चला गया। फिर हमने कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया और हमें माँ भगवती की कृपा, ईश्वर की कृपा, हमको भारतीय सेना में सेवा करने का 20 वर्ष अवसर प्राप्त हुआ। ये सफ़र था सेना में जाने का। जी, दूसरा सवाल मेरा सर ये है आपसे कि आप जैसे हमारे दर्शक सुनते हैं, आपको देख रहे होंगे,
आप किस पोस्ट में थे और उस पोस्ट के लिए आपने क्या कोई तैयारी की थी, क्या कैसा था, या फिर आपका गांव घर के लड़के थे तो पहले से ही शरीर इतना मजबूत था कि आप चले गए वहाँ? हाँ, इसमें गांव घर के लड़के और शहर के लड़के का कोई प्रश्न नहीं होता है जी। तैयारियां करनी ही पड़ती हैं। जब हमें किसी भी संस्था में जुड़ना है या कहीं हमें सेवा देनी है तो तैयारियां करनी पड़ती हैं। और तैयारियां हमने इस हिसाब से की, हमने दौड़ की तैयारी की। तो हमें ये था कि हमें सेना में जाना है। तो कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं जबलपुर में था। वहाँ पर हमें एक माहौल मिला, भर्तियाँ वहाँ होती रहती थी। वहाँ हमने रनिंग की तैयारी की, फिजिकल की तैयारी की, इंटर पास करके गए ही थे यहाँ से। एक ऐसा माहौल बना कि हमको भर्ती हो गए। और सिपाही से मैं भर्ती हुआ था, टेक्निकल सिपाही से था। और इसके बाद फिर जो सेना के जो प्रमोशन होते हैं वो सब क्रमवार मुझको प्रमोशन मिलते गए। सिपाही के बाद फिर मैं नायक बना, नायक के बाद हवलदार बना, और हवलदार के बाद जो JCOज का सफ़र था, इस बीच में एक टेक्निकल एग्ज़ाम, जैसे कि आप पूछ रही थी कि एग्ज़ाम दिया आपने, कुछ तैयारियां की, तो उसमें एक टेक्निकल एग्ज़ाम हुआ था जिसे हवलदार मेजर टेक्निकल बोलते हैं। वो मैंने उसका टेस्ट दिया और उसको मैंने पहले ही बार में निकाल लिया। पहली बार में भर्ती हो गया, पहली बार मैंने भर्ती देखा था तो पहली बार में भर्ती हो गया। और ये पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था हवलदार मेजर टेक्निकल का, वो भी मैंने निकाल लिया। वो उसमें फिर मैं X ग्रुप में आ गया। पहले मैं Y ग्रुप में था, इसके बाद X ग्रुप में आ गया। उसमें फिर मेरी पेमेंट भी जो थी वो भी इंक्रीज हो गई और तमाम सुविधाएं भी इंक्रीज हो गई और दायित्व भी मुझे बहुत सारे मिले जो टेक्निकल फील्ड के थे। एज ए सुपरविज़न हो गया। इसके बाद फिर मैंने JCOज कैडर किया, JCO बन गया। JCO में लगभग 2.5 वर्ष रहा और JCOज बनने के बाद देश की सेवा की। इसके बाद सेवानिवृत्त होकर के आपके सामने बैठा हूँ। X वर्ड आपने यूज़ किया, X और Y, XY, ये क्या है? नहीं समझ ये में मुझे। कैटेगरीज होती थी। अब तो XYZ होती थी। इसमें X जो होते थे वो एग्ज़ाम दे करके टेक्निकल फील्ड में आते थे, वो X में पहुंच जाते थे। और इसके अलावा Y में अदर रैंक्स सिपाही से लेकर के हवलदार। और Z ग्रुप होते थे, Z ग्रुप हटा दिया गया है। Z ग्रुप में पहले ये होता था जैसे सफाई कर्मी हो गए, आपके कुक हो गए, बार्बर हो गए, स्वीपर हो गए, ये सब Z ग्रुप में रहते थे। जैसे हम लोग में ABCD ग्रुप है, वैसे XYZ था पहले, अब वो हटा दिया गया है। अच्छा, Z हटा दिया गया है, सभी को Y कर दिया गया है और X उनको कर दिया गया है जो लोग कोई क्वालिफिकेशन कोई क्वालिफाइड करते हैं टेस्ट। और इस तरीके से जैसे मैंने HMT का किया, ऐसे अदर फोर्सेस में अलग अलग रहती हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर में था तो हमारे में एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि सामान्य रूप से देखा जाए तो ऐसा देखने में या अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि सेना में अफसरों की कमी है। ये कितना सच है? क्या सच में हमारे यहाँ इतना युवा सक्षम ही नहीं है कि अफसर तक पहुँच पाए, या वहाँ सच में कमी है या नहीं है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। अखबारों में आप पढ़ती हैं कोई चीज़, सोशल मीडिया से और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंशियल बहुत सारी चीज़ें नहीं रह गई हैं, सब तक वो सारी बातें पहुँचती हैं। सेना में अधिकारियों की कमी है। 97% जो हैं वो अदर रैंक से और 3% जो है वो अधिकारी हैं। अगर देखा जाए तो लगभग 14 लाख भारतीय सेना में से 55 या 56 हजार अधिकारी हैं। अधिकारियों की कमी है। और अधिकारियों की कमी का जैसे आप कह रहे हैं कि किसी में क्षमता नहीं है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी में क्षमता नहीं है किसी व्यक्ति में। व्यक्ति प्रयास करें तो वो अधिकारी बन सकते हैं और बनते हैं तमाम। और आर्मी में जाने के बाद भी अगर कोई सिपाही से वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पर भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, तो वो वहाँ पर भी तैयारी करके अपने आप को अधिकारी बना सकते हैं। हाँ, ये चिंता का विषय ज़रूर है कि अधिकारी और भर्ती करने चाहिए। 3% अधिकारी और बाकी 97% अदर है, तो ये चिंता का विषय है, तो होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा अभी कि डायरेक्ट भर्ती जैसा शब्द आपने कहा कि अधिकारियों में भी डायरेक्ट भर्ती होती है। हाँ, और एक प्रमोशन वाली भी होती होगी। प्रमोशन वाली ऐसा नहीं होती है। प्रमोशन वाली का मतलब अधिकारी वहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्जाम, जैसे मैं सिपाही में भर्ती हो गया तो मैं वहीं पर अपना तैयारी करूँ और एक NDA होता है, तो NDA के थ्रू मैं वहाँ पर अपना अधिकारी की तैयारी कर सकता हूँ और एग्ज़ाम दे सकता हूँ और उसमें क्षमता है तो मैं पास हो सकता हूँ।
और इस पर आपकी क्या राय है? जैसे मैं कहूँ कि एक सोच है मेरी, ये खुद की सोच है कि अगर मैं डायरेक्ट अधिकारी के पद पर जाती हूँ तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट तो कुछ जान ही नहीं पाऊंगी ना। सेना में जो सिपाही हैं उनके कष्टों को तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। सीधे अधिकारी तक भर्ती होना क्या उचित है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट आप अधिकारी में अगर जा रही हैं वहाँ पर तो आपको इसके पहले भी ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और वहाँ पर जो भी जवान रहते हैं, जवानों के बीच में कुछ दिन आपको रखा जाता है ताकि आप वहाँ पर कुछ समझें, उनके साथ रहें। और अलग अलग यूनिट का अलग अलग प्रावधान रहता है। तो कई फाइटिंग फोर्सेस जो होती हैं जैसे आर्टिलरी वगैरह में, ये मैंने देखा है, उसमें जो अधिकारी जाते हैं यहाँ पर नए अधिकारी बन करके, उनको पहले कुछ दिन जवानों के साथ रखा जाता है और उनसे वो कई चीज़ सीखते हैं। और काफ़ी दिन वो सीखने के बाद फिर उनको कोई एक कार्यालय दिया जाता है, उनको कमांड दी जाती है। एक छोटे छोटे टुकड़ी में उनको कमांड दिया जाता है। पूरे यूनिट की कमांड जब वो सीईओ बन जाते हैं तब उन्हें दिया जाता है। तो धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होता जाता है और उनके पास अधिकार रहता है, अधिकारियों के पास जी निर्णय लेने का, कोई फैसला करने का, सब सीख जाते हैं। अच्छा, एक नया शब्द अब हम लोग सुनते हैं, हम जैसे हम लोग, हमारा कोई बैकग्राउंड आर्मी से, सेना से नहीं रहा है, एक शब्द हम सुनते हैं अग्निवीर। इस पर बहुत चर्चा हुई, बहुत मतभेद हुए, बहुत ज़्यादा आपने भी देखा, हमने भी देखा। इस पर आपकी क्या राय है? कितना सही है अग्निवीर का ये जो डिसीजन था आर्मी को लेकर? अग्निवीर पर मेरा जहाँ तक विचार है, ये अपनी अपनी सोच पर आधारित है। अग्निवीर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप विश्व स्तर का भी समाचार देखते हैं, हमारे भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है अग्निवीर का, ये कहीं ना कहीं बहुत सही है। इसको अगर हम आर्थिक दृष्टि से ना देखें, बच्चे यहाँ से जाते हैं, 4 वर्ष का उनको सेना में काम करने का मौका मिल रहा है और एक सेना के संस्कार उस व्यक्ति पर आते हैं, उस लड़के पर आते हैं। 4 वर्ष बाद उसमें से 25% सरकार ले भी रही है लड़कों को। जिन लड़कों को वापस कर रही है तो उनको एक निर्धारित उन्होंने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट देती है और हर महीने का उन्होंने पेमेंट निर्धारित किया है वो भी करती है। एक सेना का, एक सैनिक के संस्कार नए लोगों पर पैदा कर रही है भारत सरकार की जो ये योजना है। तो ये अधिकारियों पर इम्प्लीमेंट नहीं होता सर? किस पर? ये सिर्फ सेना पर हो रहा है। हाँ। सेना के सिपाहियों पर मैं कहूँ, अधिकारियों पर नहीं होता है। तो क्या उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए यही नियम? अब देखिए, सरकार की योजना, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता जी। और जैसे अभी आपने देखा कि आपका इजराइल और ये हमास वगैरह में इस तरह का युद्ध हुआ। जी। और ऐसी स्थिति में कभी ऐसी स्थिति हमारे देश के साथ हो तो कम से कम हमारे पास इतने जवान तो रहेंगे, हमारे पास इतने नवयुवक तो रहेंगे जिनको बंदूक उठाने का ज्ञान है कि वो ज़रूरत पड़ जाए तो बंदूक उठा सकते हैं। बाकी आजकल के नवयुवक आप देखती हैं कि वो थोड़ा सा जब अपनी उम्र में आते हैं तो वो माता पिता की कदर नहीं करते हैं, समाज की कदर नहीं करते। पर अगर अधिकारी ही नहीं रहेगा, अगर हमें सही गाइडेंस ही नहीं मिल रहा, मैं सिपाही बनती हूँ 5 साल के लिए, पर मेरा जो लीडर है वो कम है, जैसा आपने बताया कि वो है ही नहीं उतने, और अग्निवीर के माध्यम से भी उनकी कोई पोस्ट नहीं निकलने वाली है, ना ही वो ज्वाइन करेंगे सिपाही एज अ सीनियर पोस्ट ऑफिसर, अधिकारी जो भी आप कहें। तो जब अगर हमारे साथ होता है, उसमें भी ऐसा होता है। देखिए, अधिकारियों में भी ऐसा होता है, 60 सर्विस कमीशन होता है। 60 सर्विस कमीशन में जाते हैं यहाँ से अधिकारी भर्ती होकर के, और वो टेक्निकल फील्ड से जाते हैं और 5 ईयर में अगर वो करके आना चाहें तो रिटर्न हो जाते हैं, और करना चाहें तो एक प्रावधान है कि वो आगे भी करते रह सकते हैं। अच्छा, अधिकारियों में ये सुविधा है कि आप कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर अभी अग्निवीर में सुविधा नहीं है। अग्निवीर में तो वो बहुत उसमें एक इन्होंने विधान बनाया है कि 25%, और आने वाले समय में हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए, 50% हो जाए, हो सकता है 75% हो जाए, हो सकता है 100% हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और अभी तो 25% तो वो ले ही रहे हैं। तो ये इसका एक बिंदु है। और दूसरा बिंदु, जैसे आप कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ज़रूर रहता है कि वो बच्चे वहाँ से जब 4 वर्ष बाद वापस आएंगे तो उनके पास एक फ़ंड तो रहेगा, जो भी 20-25 लाख रुपए उनको सरकार दे रही है। और इसके अलावा सारी चीज़ें आने वाले समय में अगर और कोई फील्ड नहीं बना पाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा असुविधा होगी। और अगर उनमें टैलेंट है, काबिलियत है, तो वो 20-25 लाख का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और
मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक शब्द आता है सर आर्मी में, सेना में बहुत, कि डिसेबिलिटी पेंशन। मैंने एक शब्द ये भी एक आर्मी मैन से मेरे बात करते हुए मैंने पाया कि उनने मुझे बताया कि कोई अगर सेना का सिपाही का पैर टूट जाता है तो उसे लगभग दिए जाएंगे 1,000, 5,000, 10,000। अगर वहीं अधिकारी का टूटता है वही पैर तो उसे मिलेंगे लाखों रुपए। ये कितना सच है? ये सच भी है कि नहीं है? ये सच है और ये चिंताजनक है। इस पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी जी जी, ये चिंताजनक है, ये इस पर सुधार की जरूरत है। हाँ, इस पर सुधार की जरूरत है। अच्छा, लिक्विड कोटा और ये सारी चीज़ों पे अगर आप कुछ बताना चाहें। लिक्विड कोटा में भी CHD कैंटीन और लिक्विड कोटा की अगर बात की जाए तो CHD कैंटीन की अगर फैसिलिटीज़ की आप बात करें तो उसमें जो GST हमें देना पड़ता है, जैसे किसी की GST 18% है किसी वस्तु की जी, तो वो हमको GST जो सामान हम कैंटीन से लेंगे जी, तो उसमें हमें 50% की छूट मिलेगी। अच्छा। 50% की छूट मिलेगी यानी कि वो हमें 9% ही GST भारत सरकार को देना पड़ेगा। तो ये हमें एक CHD कैंटीन का ये लाभ होता है। और लिक्विड कोटा की बात आप कर रही हैं तो लिक्विड कोटा का मैं आपको बता देता हूँ जी, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है लिक्विड से, और मैं कोटा की बात आपको जरूर बता देता हूँ। इसमें अलग अलग वर्गीकरण है, इसमें जो कैटेगरीज होती हैं, अधिकारी और JCOs और अदर रैंक्स वार्ड्स को बोलते हैं, सबके अलग अलग हैं। तो अफसर्स को महीने में 12 बोतल मिलती हैं दारू लिक्विड जिसे आप कह रही हैं जी। और JCOs को जो सर्विंग पर्सन है, तीनों सर्विंग पर्सन, उसमें से 7 बोतल जो होती हैं वो JCOs को मिलती हैं। ये अभी की बात बता रहा हूँ मैं, कोई बदलाव हो गया हो तो मैं बहुत क्लियर नहीं। और 5 बोतल जो है वो अदर रैंक्स की मिलती है, हर महीने वो ले सकते हैं, उसका पैसा देना पड़ेगा, वही GST। अच्छा, इसमें भेदभाव क्यों? क्या मतलब, मैं जितना ऑब्जर्व करती हूँ, मैंने जितना सेना को देखा है, जो हमारे लोअर वाले सिपाही हैं उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी फिजिकल। और मैं जितना जानती हूँ, मैं बहुत तो नहीं जानती सेना के बारे में, पर मैं जितना जानती हूँ उसमें ये रहता है कि आप एक डिसाइडेड लेवल तक ड्रिंक कर सकते हैं, आर्मी में रह के भी आप वहाँ पी सकते हैं, एक डिसाइडेड लेवल है। तो क्या अधिकारी को ज़्यादा पीना अलाउ किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, या सिपाही को कम पीना ठीक है? क्यों ऐसा क्यों है? ये भेदभाव क्यों? आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है कि सिपाही को कम क्यों मिल रहा है, JCOs को फिर थोड़ा सा। हाँ, मतलब जितना अधिकारी उतना फ्रेश होना चाहिए उसे, वो तो नशे में है। एक कैटेगरी रखी गई है, हम इसको सिर्फ लिक्विड तक सीमित नहीं रख सकते हैं। हाँ। ये तो फिर बहुत सारे बिंदुओं में आपको बात करना पड़ेगा कि सिपाही को छोटा घर क्यों मिल रहा है, JCOs को बड़ा घर क्यों मिल रहा है, उससे बड़ा घर अफसर को क्यों मिल रहा है। घर मिलना डिजर्विंग है, पर मैं नशे की बात कर रही हूँ, तो अधिकारी को तो और फ्रेश होना चाहिए। नशा तो किसी को नहीं करना चाहिए, नशे से कोई फ्रेश नहीं होता है। हाँ, वही मैं बोल रही मेरा मानना है। एक सुविधा है कि काम करते हैं, थकावट हो जाती है, थोड़ा सा ड्रिंक ले लें, अपना रेस्ट कर लें, सुबह से फिर काम पर लग जाएं। हाँ जी। ये तो फिर कई बिंदुओं पर हमें बात करना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी बहस हो जाएगी। हाँ, एक और सवाल सर, महिलाओं की कमी है हमारी सेना में। ये मतलब मैं अपना पर्सनल जितना मैंने देखा है, जितना लड़के तैयारी करते हैं सेना भर्ती की, उतना लड़कियां नहीं करती हैं। लड़कियां हैं भी कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता, अभी तो उतनी नहीं ही हैं जितनी होनी चाहिए। अभी नया कॉन्सेप्ट आया है तो थोड़ा बहुत भर्तियां हुई, पर क्या महिलाओं की सुरक्षा वहाँ एक सवाल होंगी? महिलाओं पर जैसे कोर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर कोर हो गए, मेडिकल कोर हो गए, यहाँ पर अधिकारी रैंक में महिलाएं गई हुई हैं और वो वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ऐसे ही मेडिकल कोर में MNS होती हैं जो नर्स, उनको भी अधिकारी ही मानते हैं हम लोग जी। तो वो वहाँ पर भर्ती हैं, वो काम करती हैं, महिलाएं कम हैं। और इसके पीछे का कारण अगर पूछा जाए तो मैं नहीं कहना चाहता कि महिलाएं किसी से कम हैं, है ना। बेटियां तमाम सीमाओं पर भी वो युद्ध कर सकती हैं। और पर ये प्रारंभ से जो चल रहा है, अभी उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ नहीं है। धीरे धीरे ये सरकार योजनाएं निकालेंगी तो महिलाओं को भी आगे जाने का मौका मिलेगा। अभी रुझान महिलाओं का भी कम है, मुझे जितना समझ आ रहा है, वो नहीं जाना चाहती अभी ज़्यादा अधिकारी रैंक में, अफसर रैंक में है। हाँ जी। अच्छा, एक और मैं जो अखबारों में पढ़ती रही हूँ अभी तक, वो ये कि
सेना के लोग आत्महत्या बहुत करते हैं, क्या ऐसा परेशानी है उन्हें वहाँ कि आत्महत्या जैसा निर्णय, जो कि दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखते हैं सेना वाले, खुद से नहीं लड़ पाते हैं या खुद के माहौल से नहीं लड़ पाते हैं? क्या समस्या होती है? बहुत ही अजीब प्रश्न है ये। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आत्महत्या देखिए एक मानसिक विक्षिप्तता का दूसरा रूप है जी। आत्महत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं है। और मैं ये नहीं बात स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ कि आर्मी के अंदर ही लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या तो यहाँ भी करते हैं लोग, करते हैं बिल्कुल। हाँ, आर्मी एक संस्था है देश की, तो वो हाईलाइट हो जाती है। जब कभी ऐसी बात हो जाती है कि हमारे बीच में से कोई सैनिक ने आत्महत्या कर लिया तो वो बात फैल जाती है। और अवसाद कहाँ नहीं है, दुख कहाँ नहीं है, पीड़ाएं कहाँ नहीं है, हर जगह है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें होती हैं, जैसे घरों में कोई बातें हो जाती हैं, पिता से पुत्र नाराज़ हो जाता है, पति से पत्नी नाराज़ हो जाती है, उसका एक समाधान, उसका एक हल निकालना चाहिए। और आत्महत्या का मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ सेना बस में होती है, वो यहाँ भी होती है। हाँ जी। अच्छा, एक और मेरे दिमाग में आता है कि आप लोगों में आर्मी के अंदर का माहौल कैसा होता है? जैसे मैं जानती हूँ, जैसे मैंने मूवीज़ में देखा है कि बड़ा हंसी मजाक भी होता है, बहुत सारे फ़नी मोमेंट्स भी होते हैं, साथ में मस्ती मजाक, भाईचारा, सब कुछ, हर जाति धर्म के लोग होते हैं वहाँ। बिल्कुल। तो जो हम मूवीज़ में देखते हैं, क्या सच में वैसा ही माहौल होता है या उससे थोड़ा अलग भी होता है? आप लोग डांट भी खाते हैं, पनिशमेंट भी मिलती होंगी, ऐसा कुछ? आर्मी के अंदर बस मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे करके आपको इसका उत्तर दे देना चाहूँगा जी। कि एक प्लेट में अचार, दूसरे प्लेट में पूड़ियाँ, और चारों तरफ से पूरा हिंदुस्तान, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पर। हाँ। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई का कोई भेदभाव नहीं रहता है जी। और ये इतना भाईचारा आर्मी के अंदर रहता है, और इससे बड़ा और मेरे पास कोई जवाब नहीं इसका। सही है। मतलब मैं कहूँ अगर कि सारे लोग एक साथ मिल बाल के रहते हैं। अच्छा, कभी मतभेद नहीं होता होगा अधिकारी में, या सैनिक लड़ गए? क्योंकि ड्रिंक करने के बाद तो अपने यहाँ कितना लोग लड़ते हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है जी। सबके अपने अपने दायित्व रहते हैं, छोटी मोटी बातें हर जगह होती हैं, वो सब वहीं पर कुछ बातें हुई। वो सुबह की हमारे यहाँ की एक प्रक्रिया होती है आर्मी के अंदर जी। कि सुबह आप उठें, सभी एक दूसरे को राम राम बोल दें। अच्छा। राम राम सर, राम राम साहब। तो शाम को जो भी गिले शिकवे हुए सुबह खत्म हो गए, सब मिल लिए और अपने अपने काम पर लग गए। जी जी। शहर के लोग, शहर का युवा मैं कहूँगी, और गांव का युवा में मैंने जितनी अभी देखा है, अपने सतना रीवा की मैं बात कर रही हूँ, गांव का युवा ज़्यादा तैयारी करता है सेना में जाने की। शहर का युवा उतना ज़्यादा सचेत नहीं है सेना में जाने के लिए, या वो जाना नहीं चाहता। उन्हें जिम जाना है, उन्हें मॉडलिंग करना है, उन्हें फैशन में रहना है, लेकिन सेना में नहीं जाना पसंद करते, पुलिस में जाना पसंद नहीं करते। अभी शहर का युवा, कितना सच है ये सच है तो क्यों है ऐसा? उस पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गांव से भी लोग तमाम जाते हैं और फील्डों में जाते हैं। अभी हमारे गांव का एक लड़का, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, पांडे परिवार से है, वही सेना में हुआ है और अधिकारी हुआ है, वो बन के गया है। हमने पिछले वर्ष उनके पिताजी को सम्मानित भी किया था, कवि सम्मेलन किया था। 2 लड़के हुए, दोनों पांडे, दोनों के पिता का सम्मान किया था। वो शहर से ही, गांव से ही जाते हैं, शहर से कम जाते हैं जी। ये आपका बिल्कुल प्रश्न जायज़ है। अब इसका गांव से तो जो लोग जाते हैं, चूँकि वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सारी सुविधाएं, इतनी सारी सुविधाएं जो शहर में रह कर के मिल जाती हैं, शिक्षा दीक्षा की, या 10वीं 12वीं तक पढ़ लिए, 12वीं पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि हम दौड़ लेते हैं और आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, और एक ऐसा माहौल मिलता है। जैसे एक हमारे मध्य प्रदेश में एक गाँव है, सभी लोग जानते हैं, गूगल में सर्च करेंगे, चूंद गाँव है जी। उसमें बहुत सारे सैनिक हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सैनिक वहीं से हुए हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ की एक उपलब्धि है हमारे मध्य प्रदेश की। तो एक माहौल मिलता है। अब शहरों में वो माहौल नहीं मिलता। शहरों में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपने घर में सामने वाले घर वाले को भी आप नहीं जानते हैं अच्छे तरीके से, वो आपको नहीं जानते हैं। तो जो माहौल गाँव में मिल जाता है, इस तरीके का वातावरण मिलता है, उसी तरफ लड़के खींचे चले जाते हैं। अब शहर में सब किताबी कीड़े हैं, अपना पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, उनको सारी दुनियादारी देखते हैं। हाँ, वो सीए बनना पसंद करते हैं, हाँ, सेना में जाना पसंद नहीं। ये मेरी सोच है। जी जी जी, बिल्कुल।
अच्छा, आपने आर्मी से रिटायरमेंट लिया 20 साल के करीब बाद। जी हाँ। उसके बाद आपने एक टीपीएस सिक्योरिटी स्टार्ट की, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सेवानिवृत्त के बाद मुझे लगा कि समाज से जुड़ने का, व्यवसायों से जुड़ने का, क्योंकि मैंने मकान यहाँ शहर में सतना में बना लिया था जी। और एक सेवा करने का, इससे अच्छा और कोई माध्यम है नहीं। सुरक्षा की फील्ड से था और मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकूं जितना बेहतर सुरक्षा करूं समाज की। मैंने फिर एजेंसी ली, इसका मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, लाइसेंस लिया और तमाम शहर में व्यवसायों का मुझे सहयोग मिला। तो उसमें मैं सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर की ज़रूरत पड़ती है तो बाउंसर, गनमैन, ये सब मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ और बेहतर से बेहतर सेवा का उद्देश्य रहता है, बेहतर से बेहतर के काम करके दें हम, यही हमारा प्रयास है। अच्छा, तो जैसे कोई इवेंट हो रहा है या कहीं भी, जैसे अभी विंध्य व्यापार मेला लगेगा, तो वहाँ जो सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत होती है वो सब सिक्योरिटीज़ आप लोग प्रोवाइड करते हैं, ऐसी सुविधा आप देते हैं? अभी आपके बीटीआई ग्राउंड में श्री हाँ, महाराज धर्मेश चतुर्वेदी जी द्वारा या सतना के द्वारा, उनके नेतृत्व में सतना के द्वारा एक आयोजन हुआ था। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की भागवत कथा हुई थी, तो वहाँ पर मुझे सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली थी। तो मैंने वहाँ पर अपने पूरे सुरक्षा कर्मियों को लगाया था और मैं खुद उसमें इन्वॉल्व था क्योंकि धर्म का कार्य था। तो इस तरीके के जो भी हमें काम मिलते हैं, और लोगों के घरों की सुरक्षा हो गई, व्यवसायिक संस्थान, सोने चांदी की दुकान हो गई, जैसे आपकी कॉलोनियाँ हो गई, पेप्टेक सिटी में हमारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, कुछ होटल्स में लगे हुए हैं, कुछ पेट्रोल पंप में लगे हुए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन में भी हम अपने लड़के देते हैं जी। तो जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टेंडर्स डालते हैं। अभी हमारा टर्नओवर पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से हम टेंडर हमको अभी नहीं मिले हैं, और टेंडर्स भी डालते हैं, जेएम में भी अप्लाई करते हैं। तो ये सब प्रोसीजर है, ये सब चल रहा है। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपकी सुविधा लेना चाहे, आपकी ये सुविधा का फ़ायदा लेना चाहे, तो कैसे वो आपसे कनेक्ट करे? हमने गूगल में भी डाला हुआ है इसको जी, और इसके अलावा जेम में भी है, जस्ट डायल में भी हमने किया हुआ है। ऑफिस हमारा सर्किट हाउस से जैसे हम नगर निगम की तरफ जाएंगे जी। तो एक कलकत्ता फ्लावर के पास एक SBI ATM है, उसी के पास हमने अपना ऑफिस छोटा सा बना के रखा हुआ है, शंकर टाकीज रोड में, डाइवर्सन रोड में। तो वहाँ बोर्ड लगा है, उसमें भी हमारे नंबर हैं और सोशल मीडिया में हमने अपने पूरे नंबर दिए हुए हैं लोगों को। नाम भी एक बार अपना पूरा नाम बता मेरा देते? सिक्योरिटी का नाम है TPS सिक्योरिटी एंड मैन पावर सप्लाई OPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और मोबाइल नंबर है 9772668143। अच्छा, एक लास्ट में जो आपसे एक करना चाहती हूँ, सवाल भी कहूँगी और निवेदन भी, कि जैसे कोई युवा जुड़ना चाहता है सेना से या आपसे जुड़ना चाहता है आपकी सिक्योरिटी से, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कैसे अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने शरीर को कैसे बनाएं, और आर्मी में भर्ती होना है अगर, तो उन्हें कब से तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए? रूटीन उनको व्यायाम करना पड़ेगा, सुबह उठे टाइम से। उम्र क्या होनी चाहिए तैयारी करते टाइम लगभग? देखिए, व्यायाम का तो अब उम्र में क्या बताऊँ, नहीं, तैयारी करने के लिए मैं बोल रही हूँ। सेना में जाना है तो कब से शुरू करें? सेना का अगर उनके मन में विचार आ गया है तो 10वीं पास करें और 2 साल अपने आप को प्रिपेयर करें। सुबह दौड़ नहीं सकते ज़्यादा तो पहले वॉकिंग करें, इसके बाद फिर दौड़ें, फिजिकल फिटनेस करें, बीम करें और पुशअप करें। इन सब चीज़ों का ध्यान दें। शाम को भी वॉकिंग करें और फालतू यहाँ वहाँ की जगहों में और फालतू अपना मन ना भटकाएं। जैसे कि तमाम आजकल के नवयुवक दुर्व्यसन करते हैं, सब कुछ करते हैं, उससे अपने आप को बचाएं और एक उद्देश्य बना करके कि उन्हें देश की सेवा करनी है, लग जाएं, जुट जाएं, और सफलता मिलेगी उनको। बिल्कुल। और अगर कोई नवयुवक आपसे जुड़ना चाहता है तो वो क्या आप सिर्फ शारीरिक देखते हैं या कुछ बुद्धिजीवी कंप्यूटर का काम भी कुछ ज़रूरत आप लोगों को पड़ती होगी? हमारे संस्थान में सिक्योरिटी एजेंसी में हमारे यहाँ कंप्यूटर के भी काम रहते हैं, कंप्यूटर का भी काम है, तो वो कुछ हम खुद कर लेते हैं। अच्छा। और कुछ लड़के हैं हमारे पास, बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी किसी को बदलना है या जो लगे हुए हैं तो लगे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ती रहती है हमको कंप्यूटर वालों की भी। बाकी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए गार्ड्स की ज़रूरत पड़ती ही है, गनमैन की पड़ती है, तो वो लड़के भी हमारे पास आते हैं क्योंकि बीच बीच में हम सोशल मीडिया में एडवर्टाइज करते रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी कई बार आता रहता है। बिल्कुल, इस तरीके से। तो सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि अगर आप समय से जाग जाते हैं तो आप कुछ बेहतर अपने लिए भी कर पाएंगे और अपने देश के लिए भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप
TPS सिक्योरिटी की कुछ भी सुविधा लेना चाहते हैं, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, तो सर ने अपना नंबर शेयर किया है। और अधिक जानकारी के लिए सर को आप फेसबुक में भी देख सकते हैं, सर का पूरा कॉन्टैक्ट और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और इसी प्रकार विशाल खबर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।